तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो करंट अफेयर्स वॉचडॉग में आज हम फिर से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, यानी आज है 20 अप्रैल 2020। तो गाइज मंडे की शुरुआत हम जोश से करेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं पहले ये कुछ लाइनें। तो गाइज देखिए, ऑलमाइटी गाइडेंस का यूट्यूब चैनल जो है आपको हमेशा मोटिवेट करता रहता है कि आप जिस कंपटीशन के रास्ते पर निकले हो, आप उसे ध्यानपूर्वक उस रास्ते पर चलते रहिए और आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपका टारगेट आपको आपके कदमों में ना हो। तो गाइस देखिए क्या खूबसूरत लाइनें लिखी हुई हैं। जब तारीखों, दिनों, मौसम और आस पड़ोस का ख्याल ना रहे, जब तारीखों, दिनों, मौसम और आसपास का ख्याल ना रहे और कुछ पता ना रहे, तो समझो तैयारी अच्छी चल रही है। तो गाइस जब भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है आपको, तो आपको दुनिया के सारे गम, दुनिया के सारे रिश्ते, दुनिया के सारे ख्याल जो हैं वो भूल कर, उन्हें छोड़कर एक साइड करके आपको तैयारी शुरू करनी है। और अगर आप इस स्थिति में तैयारी करते हैं तो गाइस तभी आप जाकर एक अच्छे लेवल के कम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे लेवल की रैंक के साथ जो है क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम देखते हैं फिर से कुछ क्वेश्चन। तो गाइस इन करंट अफेयर्स की वीडियोस में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स जो एग्जाम से रिलेवेंस रखते हैं, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, या अलग अलग मैगजीन्स आती हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो वीकली हैं, चाहे मंथली हैं, चाहे बाय एनुअली हैं या फिर एनुअली हैं। तो गाइस इस प्रकार के इश्यूज जो हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स, अलग अलग जो मैगजीन्स आती हैं उनमें जगह बनाए बैठते हैं। तो गाइस देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये कोरोना वायरस यानी कोविड-19 जो डिजीज है, दुनिया में काफी मौतें हो चुकी हैं इसके कारण, तो उससे ये अपना संबंध रखता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म इंक्यूबेशन पीरियड। तो गाइस इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, आपके पास चार स्टेटमेंट्स हैं, चारों में से एक करेक्ट होगी और आपको करेक्ट ही बताई गई है। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपको द टाइम बिटवीन कैचिंग द वायरस एंड गेटिंग क्योर्ड कंप्लीटली, कि जब एक इंसान को वायरस लगता है या वायरस इंसान तक पहुंचता है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होकर जब वो टोटली फिट हो जाता है, टोटली क्योर हो जाता है, तो उस पीरियड को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। क्या ये करेक्ट है? सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है द टाइम बिटवीन शोइंग द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज एंड इनिशियल फेज ऑफ रिकवरी। तो गाइज ये स्टेटमेंट कह रही है कि वायरस के बाद जब वो पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन जो है, कुछ लक्षण बताए, सिम्टम्स बताए और उसके बाद उसका ठीक होना शुरू हो जाए, यानी इनिशियल फेज ऑफ रिकवरी हो, इस टाइम पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं ये आपको बताना है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है द टाइम बिटवीन कैचिंग द वायरस एंड बिगनिंग टू हैव सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, कि एक वायरस जो है इंसान के पास पहुंचता है, एक पेशेंट के पास पहुंचता है और उसके बाद जब तक वो अपने सिम्टम्स, लक्षण नहीं दिखाता, इस पीरियड को क्या इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो डी स्टेटमेंट कह रही है द टाइम बिटवीन शोइंग द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज एंड गेटिंग क्योर्ड कंप्लीटली, कि एक टाइम पीरियड, मानो कि वायरस यहां से आज पहुंचा है, अब यहां से उसने सिम्टम्स शुरू किए हैं, देखने को मिल रहे हैं उसमें लक्षण, तो उसके बाद जब आदमी कंप्लीटली ठीक हो जाता है, तो क्या इस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो गाइस चारों स्टेटमेंट्स में से एक करेक्ट होगी और आप उससे करेक्ट ही पूछी गई है। तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है द टाइम बिटवीन कैचिंग द वायरस एंड बिगनिंग टू हैव सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, कि जैसे ही एक इन्फेक्टेड, ये बात की जा रही है जो कोविड-19 डिजीज के बारे में बात की जा रही है। तो गाइस इसके अलावा भी जो अगर कोई और भी वायरस हो तो उसके संदर्भ में भी आप बात कह सकते हैं, क्योंकि ये इंक्यूबेशन पीरियड का जो है ये इसके बारे में पूछा जा रहा है, आपको किसी पर्टिकुलर डिजीज या वायरस के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि जब एक वायरस जो है इंसान के अंदर चला जाता है या इंसान उस वायरस की चपेट में आ जाता है और उसके बाद जब तक वो लक्षण बताता कि उस बीमारी से किस प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं, तो इन सब को क्या कहते हैं, इस सब को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, द टाइम बिटवीन कैचिंग द वायरस एंड बिगनिंग टू हैव सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, कि जब तक सिम्टम्स नहीं होते, सिम्टम्स होने तक और वायरस के आने के बीच का पीरियड जो है, इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं डिटेल में। द इंक्यूबेशन पीरियड मींस द टाइम बिटवीन कैचिंग द वायरस एंड बिगनिंग टू हैव सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। Most estimates of the incubation period for COVID-19 range from 1 to 14 days.
कि गाइस कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ये, अगर आज मानिए कि आज किसी कोई एक डेट है कि आज उसमें वायरस आता है, तो वो आज ही लक्षण देना जो है शुरू कर देता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये 14 डेज तक लक्षण नहीं देता है। तो गाइज मोस्ट कॉमनली जो हम कहते हैं कि ऑन एन एवरेज ये अगर एक पर्सन में ये वायरस इंजेक्ट करता है या उसको अफेक्ट करता है तो 4 से 5 दिनों के बीच जो है लक्षण बताना शुरू कर देता है। तो इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि जब वायरस पहुंचता है और वायरस के बाद लक्षण का जो पीरियड है उसको क्या कहते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड है। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कंपोनेंट है आपका किसी भी एग्जाम की सर्विसेज, सॉरी किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो ये इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं और दोनों स्टेटमेंट्स में से आपको करेक्ट बतानी है कि करेक्ट कौन कौन सी हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है इट इज हेल्ड एनुअली एट अ सूटेबल प्लेस इन इंडिया, कि ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस है ये हर एक साल यानी साल में एक बार एक कोई सूटेबल प्लेस इंडिया में जो है उस पर ये इसका गठन किया जाता है या इसकी मीटिंग होती है। तो गाइस सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1914 इन कोलकाता। तो ये फैक्ट बेस्ड आपके पास इंफॉर्मेशन है कि इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन जो है इसको स्टार्ट किया गया 1914 को कोलकाता में। तो गाइस ये आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में से आपको करेक्ट बताना है। स्टेटमेंट ए कह रही है वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। तो गाइस देखते हैं आंसर इसका। देखिए ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हैं। क्यों करेक्ट हैं? क्योंकि ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस है इसकी मीटिंग हर एक साल में इंडिया में ही होती है। जैसे रिसेंटली 2020 में ये बेंगलोर में हुई है, कोलकाता स्टेट की बेंगलोर कैपिटल है और उसमें ये मीटिंग होती है। और ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन है इसका फॉर्मेशन, इसकी मीटिंग का जो कार्यक्रम है ये 1914 से शुरू होता है। फर्स्ट मीटिंग इसकी वेस्ट बंगाल कोलकाता में होती है। तो गाइस देखते हैं एक्सप्लेनेशन। The Indian Science Congress Association was started in the year 1914 in Kolkata and has a membership of more than 30,000 scientists। कि इस इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में अलग अलग फील्ड से जो साइंटिस्ट आते हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 30,000 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं। इंडियन साइंस कांग्रेस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन एवरी ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो गाइस जैसे ही नया साल शुरू होता है तो उसके फर्स्ट वीक में ही इसकी मीटिंग जो कराई जाती है। इस बार जो मीटिंग हुई है 107th वो उसका नंबर था। इंडियन साइंस कांग्रेस इज हेल्ड फ्रॉम जनवरी 3rd टू जनवरी 7th ऑफ 2020 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस इन बेंगलुरु कर्नाटका रिसेंटली। तो गाइज आपसे अगर आप ग्रेड 3 या ग्रेड 4 लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रिसेंट इंडियन साइंस कांग्रेस की मीटिंग हुई है वो कहां पर हुई है। तो ये बेंगलोर में हुई है, इसका नंबर है 107 और ये सिर्फ इंडिया में ही इसकी जो है मीटिंग्स होती हैं और रैंडमली होती हैं, कोई एक फिक्स्ड सिटी नहीं है। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा न्यूज में है जब से कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो एक तो ये कोरोना वायरस के कारण भी न्यूज में है और दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, वो ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका है ये फंडिंग बंद कर देगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। तो कितनी फंडिंग करता है अमेरिका, और अगर अमेरिका यूएसए फंडिंग नहीं करता वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को तो उसके क्या इंपैक्ट होंगे, कितनी परसेंटेज जो फंडिंग में आती है गाइस डिटेल में नेक्स्ट हम देखेंगे। तो गाइस क्यों WHO के लिए यूएस इंपॉर्टेंट है ये भी हम देखेंगे। तो आपके पास जो है 3 स्टेटमेंट्स हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, आपको तीनों पढ़कर आपको करेक्ट बताना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज फंडेड एंटायरली बाय इट्स मेंबर कंट्रीज, कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं वही सिर्फ इसको फंड करती हैं, वही इसको पैसा देती हैं। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट सेकंड कह रही है इंडिया इज अ मेंबर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो इंडिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है कौन से एरिया में से? साउथ ईस्ट एशिया रीजन में से। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? थर्ड स्टेटमेंट कह रही है द डिसीजन ऑन विच कंट्री गेट्स हाउ मच फंड्स
डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन इन द कंट्रीज, कि किस कंट्री को कितना फंड देना है, कितनी असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री में सिचुएशन क्या है। तो गाइज ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं आपके पास WHO के रिगार्डिंग, और आपको क्या बताना है, आपको करेक्ट बताना है। स्टेटमेंट ए कैरी है 1 एंड 2, बी कैरी है 1 एंड 3, सी कैरी 2 एंड 3, डी कैरी 1, 2 एंड 3। तो गाइज देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है 2 एंड 3, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज फंडेड एंटायरली बाय इट्स मेंबर कंट्रीज, ये टोटली गलत है, क्योंकि सिर्फ इसकी मेंबर कंट्रीज ही इसको फंडिंग नहीं करती, इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। कौन कौन से सोर्सेज हैं देखते हैं हम डिटेल में। WHO is funded by large number of countries. Philanthropic organizations, guys, philanthropic organizations कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन संगठन होते हैं जो मानव हित के लिए काम करते हैं। तो आम आदमी के भलाई के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं उनको कहते हैं फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी WHO को फंडिंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन अपलोडेड बाय WHO, तो ये WHO ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ इंफॉर्मेशन अपलोड की थी, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। WHO ने खुद बोला है कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम मेंबर स्टेट्स सच एज द US कंट्रीब्यूट 35.41%। तो देखिए ये वॉलंटरी डोनेशन है, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। और यूएस जैसी जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये टोटल WHO को जो फंडिंग होती है उसमें मोर देन 35% फंडिंग करती हैं। उसके अलावा असेस्ड कंट्रीब्यूशंस आर 15.66%। कुछ अलग प्रकार की कंट्रीब्यूशंस भी आती हैं। फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंट फॉर नियर 10%। तो जो मानव हित के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, तो वो भी WHO को फंड करती हैं करीब 10% के पास। UN organizations contribute about 8.1%. The rest comes from different sources. तो गाइस आप देख सकते हैं कि यूएस का या यूएस की तरह जो कंट्रीज हैं उनका वॉलंटरी डोनेशन कितने परसेंटेज में है। तो गाइस यही एक चिंता का विषय डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद WHO के लिए बना हुआ है। तो गाइस इसका कहने का क्वेश्चन का ये मतलब है कि WHO में जो फंडिंग सिर्फ मेंबर कंट्रीज नहीं करती हैं, बल्कि उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं उसके फंड जमा होने के। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिया इज अ मेंबर स्टेट ऑफ द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो गाइस आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया की लोकेशन मैप पर कहां पे है और मैप में एशिया रीजन में कौन सी जगह पे है। तो इंडिया रिप्रेजेंट या इंडिया मेंबर स्टेट है WHO का, कहां से, साउथ ईस्ट एशियन रीजन से। नेक्स्ट कह रहा था एनुअल प्रोग्राम ऑफ वर्क इज पास्ड बाय WHO's डिसीजन मेकिंग बॉडी द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो गाइस WHO में किस कंट्री से कितनी फंडिंग लेनी है और किसको कितनी असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, ये सारे डिसीजन कौन लेता है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। द डिसीजन ऑन विच कंट्री गेट्स हाउ मच डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन इन द कंट्रीज, कि कौन सी कंट्री को कितनी असिस्टेंस कितनी हेल्प प्रोवाइड करनी है, ये उस कंट्री की सिचुएशन बताएगी और इसमें डिसीजन कौन लेगा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन काफी ज्यादा न्यूज में है। अगर आप किसी भी बेल्ट फोर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गाइज इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मेंस में पूछे जा सकते हैं। और अगर उस परीक्षा का इंटरव्यू भी है तो गाइज इंटरव्यू में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था कुड्स फोर्स ऑफन सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग, कि ये जो कुड्स फोर्स काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, ये कौन सी कंट्री के साथ बिलोंग करती है। तो आपको कंट्री का नाम बताना है। देखिए कौन सी कंट्री है, ईरान है, सीरिया है, तुर्की है या यमन है। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ईरान। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि ईरान की लोकेशन क्या है। तो अगर आप देखते हैं कि ये प्यारा भारत है, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, हिमाचल, तो गाइस ये प्यारा भारत आ गया। भारत के साथ ये अफगानिस्तान पाकिस्तान आ गया, ये अफगानिस्तान आ गया। तो अफगानिस्तान के साथ ही ये ईरान लगता है। तो गाइस जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज थी, काफी ज्यादा न्यूज में थी, जो पर्शियन गल्फ और अराबियन सी को जोड़ती है, तो ये आपका ईरान आ गया। तो गाइस ईरान का ही ये एक कुद्स फोर्स है। तो देखते हैं क्या है कुद्स फोर्स। द कुद्स फोर्स इज अ यूनिट इन ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स स्पेशलाइजिंग इन अनकन्वेंशनल वारफेयर एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। तो गाइस ये कुद्स फोर्स जो है ईरान की जो मिलिट्री फोर्सेस है उसका एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक वॉलंटरी पार्ट है ये, जिसका क्या नाम है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। तो गाइस ये तब काफी ज्यादा न्यूज में थी जब
रिसेंटली ईरान और यूएस के बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप है यूएस ईरान जो न्यूक्लियर डील हुई थी उससे बाहर निकलते हैं और दोनों देशों के बीच में तनाव डेवलप हो जाता है। तो उस दौरान जो है कुछ फोर्स के हेड को मेजर जनरल काजिम सोलेमानी, द इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर, वाज रिसेंटली किल्ड इन अ यूएस स्ट्राइक एट बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? बगदाद जो है इराक की कैपिटल है। तो गाइस इराक में यानी ईरान का मेजर जनरल इराक की कैपिटल में बगदाद में मारा जाता है और यूएस के द्वारा मारा जाता है। तो गाइस इसलिए ये कुछ फोर्स जो है, कुछ फोर्स एक पार्ट है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का। He was the long-serving head of Iran's Quds Force and has been seen as a deadly adversary by America and its allies. तो गाइस जितनी ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जितनी घातक थी, तो ये कुछ फोर्स भी उसी का पार्ट थी और कुछ फोर्स में ये जानबाज इनके सिपाही थे। तो इनको यूएस जो है एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती थी, इसको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मानती थी। और यही मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मारने का नतीजा ये निकला कि मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो इराक के बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मार देती हैं। तो गाइस देखते हैं आपसे देखिए एग्जाम में क्या पूछा जाने की संभावना कि कुछ फोर्स कौन सी कंट्री से है? ये ईरान से है और ये किसका पार्ट है? ये ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का पार्ट है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगेन डब्ल्यूएचओ से है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं और तीनों में से आपको क्या करना है? आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिस्पांसिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। तो गाइस ये रिस्पांसिबल है किसके लिए? कि इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करना, किस प्रकार के स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस टाइम टू टाइम सेट करनी, तो ये सारी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है इट प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस टू कंट्रीज एंड सेट्स इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, कि इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस को सेट करती है ये, और किस कंट्री को किस प्रकार की असिस्टेंस चाहिए, चाहे वो टेक्निकल है, मेडिकल है, किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो ये डब्ल्यूएचओ प्रोवाइड करती है। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रही है द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली composed of representatives from all member states serves as the agency supreme decision making body, कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है इसमें कौन कौन होता है? कि जितनी भी मेंबर स्टेट्स होती हैं उन सबके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और ये सर्व करती है, क्या करती है कि डब्ल्यूएचओ को कोई भी डिसीजन लेना है तो यही डिसीजन मेकिंग बॉडी है। कौन है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो गाइस आपके पास ये तीनों स्टेटमेंट्स में से आपको करेक्ट बताना है। स्टेटमेंट ए कह रही है 1 and 2, बी कह रही है 1 and 3, सी कह रही है 2 and 3, 1, 2 and 3, तो ये डी कह रही है। देखते हैं आंसर। गाइस ये तीनों स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं तीनों करेक्ट हैं। आंसर है इसका डी 1, 2 and 3। तो गाइस क्यों ठीक है अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिस्पांसिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, कि सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी देश हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी हेल्थ को मेंटेन करने का जिम्मा सारे देशों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ को दिया है। The WHO Constitution, which establishes the agency's governing structure and principle, states its main objective as ensuring the attainment by all peoples of the highest possible level of health। तो गाइस इसमें क्या है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या WHO का जब कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, इसका गठन किया गया, तो एक ही ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखा गया कि वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उन सब को बेहतर से बेहतर हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड करना है। It was established on 7th of April 1948, which is commemorated as World Health Day। तो गाइस इसका गठन कब हुआ? ये 7 अप्रैल 1948 को हुआ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गाइस आपसे ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछे जाने की बहुत संभावना है। और ये 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। The WHO's broad mandate includes advocating for universal health care। तो इसके जो WHO के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम वो है होना चाहिए कि पूरी दुनिया में बेहतर से बेहतर और एक जैसा हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए। गाइस इसका ये कहने का भावार्थ है कि अगर एक कंट्री
में किसी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स बनाए जाते हैं किसी मशीन के लिए, तो अगर वैसी ही मशीन दूसरी भी कंट्री में होगी तो क्या होगा कि स्पेयर पार्ट्स जो हैं एक कंट्री के दूसरा परचेज कर सकता है, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ सकता है और जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती हैं वो भी इंप्रूव हो सकती हैं। डब्ल्यूएचओ के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर को इंप्रूव करना, मॉनिटरिंग पब्लिक हेल्थ रिस्क, कि किस प्रकार के हेल्थ रिस्क जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो इनको मेंटेन करना, इनको मॉनिटर करना, कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्सेज टू हेल्थ इमरजेंसीज, कि किस प्रकार से अलग अलग कंट्रीज में जो हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसीज आती हैं उन सबको जोड़ना, उन सबको देखना, एंड प्रमोटिंग ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। और ओवरऑल इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन बींग्स की अच्छी सेहत और उनके वेलबींग के लिए काम करना। इट प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस टू कंट्रीज, सेट्स इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, कि किस प्रकार से कंट्रीज को उनका रेवेन्यू हेल्थ सिस्टम के ऊपर खर्च करना है, इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को ये सेट करती है। एंड कलेक्ट्स डाटा ऑन ग्लोबल हेल्थ इश्यूज थ्रू द वर्ल्ड हेल्थ सर्वे। तो गाइज आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ सर्वे कौन कंडक्ट करता है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है। इसके द्वारा वर्ल्ड हेल्थ सर्वे के द्वारा ये डब्ल्यूएचओ ये पता लगाती है कि कौन सी कंट्री में किस प्रकार का हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है। इट्स फ्लैगशिप पब्लिकेशन द वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, तो वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट को भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है पब्लिश करती है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये जो रिपोर्ट होता है, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स एक्सपर्ट असेसमेंट्स ऑफ ग्लोबल हेल्थ टॉपिक्स एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स ऑन ऑल नेशंस, कि किस प्रकार के हेल्थ अलग अलग हेल्थ टॉपिक्स के ऊपर, कि सर्जरीज हो गए, जैसे अलग अलग हेल्थ इश्यूज के ऊपर कौन सी कंट्री का किस प्रकार का ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, इस प्रकार के हेल्थ स्टैटिस्टिक को वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ पब्लिश करती है। The WHO also serves as a forum for summits and discussions on health issues, कि गाइज हेल्थ से रिलेटेड अगर दुनिया भर के इश्यूज को डिस्कस करना हो तो WHO जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाके इंटरनेशनल लेवल की समिट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, और फिर उसके जो आउटकम्स होते हैं उनका प्रभाव पूरी धरती पर जितनी भी कंट्रीज हैं उनके ऊपर पड़ता है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गाइज अगर आप हर एक वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप ऑलमाइटी गाइडेंस को आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करके, इसके अलावा भी हर एक वीडियो के पीडीएफ के साथ साथ आपको अलग अलग पीडीएफ बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं। द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा गाइज फेसबुक पर बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है शेयर की जाती है गाइज, वहां भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑलमाइटी गाइडेंस को सर्च करें, आप ग्रुप को ज्वाइन करें। गाइज अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं वो भी इन वीडियोस का और मुफ्त की शिक्षा का लाभ ले सकें। गाइज आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार का ये यूट्यूब चैनल या वीडियोस लग रही हैं, और अगर आप कुछ और इनके अलावा चाहते हैं तो गाइज आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप almightyguidance@gmail.com इस पर ईमेल भी कर सकते हैं। गाइज अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपको इसी प्रकार की क्वालिटेटिव नॉलेज की वीडियोस मिलती रहें तो आप ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रिंग बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि इसका आपको ये बेनिफिट होगा कि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी उसका अलर्ट आपको आ जाएगा। गाइज धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।